हेलो। नमस्कार। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। डेली क्लास शाम 4 बजे होती है, लेकिन आज चूंकि संडे है इसलिए क्लास 2 बजे से स्टार्ट हो रही है। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आप सभी को बताएं कि टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलडी, जीआईसी, बीपीएससी, उत्तराखंड, एमपी सभी की पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की क्लासेस लेकर के आता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते होंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है कि 22 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक एग्जाम डेट इसकी डिसाइड की गई है, और उसके बाद नवंबर में संभावित रिजल्ट आने की भी बात की है। ये भी कह दिया है कि होली के बाद आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का फॉर्म भराया जाएगा। तो बीपीएससी की तैयारी जो भी छात्र छात्राएं कर रहे हैं उन सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस का बैच मैं आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूँ। इसी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले हमने बीपीएससी पे पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस होगा 9th-10th में पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का जो सिलेबस है, 11th-12th में कट ऑफ को लेकर के क्या कट ऑफ कितनी हो सकती है, बुक्स को लेकर के सभी जानकारी आपको दे दी है मैंने, क्या कैसे क्या होगा। थ्योरी क्लासेस में देखिए, आज से आप सभी लोगों के लिए जो बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ बीपीएससी का, उसमें आपको थ्योरी प्लस थ्योरी विथ क्वेश्चन आंसर, यहाँ आप थंबनेल पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं थंबनेल पे इस चीज को आसानी से कि थ्योरी विथ क्वेश्चन आंसर, यानी थ्योरी की क्लास चलेगी और थ्योरी की क्लास चलने के बाद उसी के जस्ट बाद आप लोग उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इससे आपका तैयारी मजबूत होगी और क्वेश्चन आप तुरंत करेंगे, आप उसका आंसर बताएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि होली आने वाली है और आप सभी लोगों के लिए होली पर छूट दी गई है। बीपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी सभी पर 75% की 75% डिस्काउंट दिया गया है। आप कोई भी बैच लेते हैं तो आपको 75% की छूट मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारी संस्था के नंबर पे 9628959237 92 पे कॉल करना है या इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, आपको सारी इंक्वायरी मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे कि टॉपिक हमारा आज का है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र राज्य संबंध, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसका जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इसे जो है क्वेश्चन आंसर देखिए यहाँ पे आप लोगों का है, देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध, इससे जुड़े हुए आपके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने तैयार किए हैं। लेकिन सबसे पहले क्लास जो होगी थ्योरी की क्लास होगी, हम उससे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, देखिए केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध हम बात करते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जो हम जिक्र करते हैं, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसको 3 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला जो विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, ठीक। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, ये 3 तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन को बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को जो है 3 तरीके से बताया गया है। गुड आफ्टरनून। तो ठीक है, और तीनों चीज के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आता है इसमें विधायी संबंध, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ही देखते हैं विधायी संबंध के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में विधायी संबंध है क्या, ठीक। देखिएगा, तो विधायी संबंध के बारे में बात करते हैं। भारत देश के संविधान में भाग 11 में, ठीक, और आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के 255, इसमें आपका विधायी संबंध यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है,
ठीक है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 245 से 255 तक है ये। अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 के बीच में इसका जिक्र किया गया है और इस संविधान के भाग 11 में है। अब इसमें विधायी शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो दो आधार पे किया गया है। ठीक है, तो विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये दो आधार पर किया गया है और दोनों आधार के बारे में हमको पढ़ना है। दो आधार कौन कौन से हैं? पहला है राज्य क्षेत्र के आधार पर, ठीक, राज्य क्षेत्र के आधार पर, और दूसरा है विषयों के आधार पर। दो तरीके से हैं, राज्य क्षेत्र के आधार पर और दूसरा जो दिया है वो विषयों के आधार पर दिया हुआ है। पहले हम इसको केंद्र राज्य संबंध जो पढ़ रहे हैं, पहले इसका टॉपिक पढ़ेंगे थ्योरी, फिर इसके बाद इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है हम वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ये केंद्र राज्य संबंध है, पहला विधायी संबंध। विधायी संबंध में आप देखेंगे इसमें विधायी शक्तियों का जो विभाजन किया गया है राज्य क्षेत्र और विषय के आधार पर किया गया है। ठीक है, राज्य क्षेत्र और विषय के आधार पर किया गया है। तो ये जो चीज है ये अनुच्छेद 245 में है, ठीक, और ये जो चीज है ये अनुच्छेद 246 में है। ठीक है, ये 245 में 246 में है। अब विधायी संबंध में जो विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, पहले हम इसके आधार पर देखते हैं कि राज्य के आधार पर जो विभाजन है विधायी शक्तियों का, ठीक, राज्य के आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन, राज्य के आधार पर जो विधायी शक्तियों का विभाजन होता है सबसे पहले उसके आधार पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपको किसमें दिया है? आर्टिकल नंबर 245, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब इसमें जब हम पढ़ते हैं इसमें क्या देखते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें देखिए ये जो चीज बताई गई है उसके बारे में बताया आपको। पार्लियामेंट को इसमें पावरफुल बताया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, संसद जो है इसमें बताया गया है कि संसद यानी ये पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, संसद याद रखिएगा। संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र, संसद जो है इसके पास पावर है, ये संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है। ये इसमें बताया गया है, बहुत सारी बातें इसमें है। पहले तो ये जान लीजिए, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है जितना ही पूरा भारतीय क्षेत्र है, पूरा राज्य क्षेत्र जितना पूरे भारत में आएगा, क्योंकि भारत देश का है, भारत देश में संघीय व्यवस्था है, तो पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में जितना भी एरिया आएगा, या फिर उस किसी भाग में, या तो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में या किसी भाग में अगर कानून बनाना है तो पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा किसी राज्य का विधानमंडल, ठीक है, तथा किसी राज्य का विधानमंडल, किसी राज्य का जो विधानमंडल है, ठीक है, अपने राज्य क्षेत्र के, ठीक है, अपने राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। ये है, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। राज्य को ये पावर है, किसी भी राज्य का जो विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेचर,
इसके दो भाग होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। उस राज्य का जो विधानमंडल होता है, इसे उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल अपने राज्य क्षेत्र में या उससे किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है, पूरे यूपी के लिए अपने राज्य क्षेत्र में। ये बात बताई गई है संविधान के अनुच्छेद 245 में, इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखेगा। और अगर मान लीजिए भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई ऐसा भाग है, अगर भारतीय राज्य क्षेत्र में पूरे भारत देश में कोई ऐसा एरिया है जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, पूरे भारत देश में सपोज अगर कोई ऐसा एरिया है जो किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, उसके अधिकार में नहीं आता है, तो उस एरिया पर उस क्षेत्र में जो कानून बनाएगा वो भी पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी। इस बात का जिक्र जो किया गया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है, आर्टिकल नंबर 246 में, अनुच्छेद संख्या 246 में, कि अगर भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसा एरिया है जो किसी राज्य के दायरे में नहीं आता है, किसी भी स्टेट के दायरे में नहीं आता है, तो संसद उस पर कानून बनाएगी, उसको पावर दिया गया है। ये पहला राज्य क्षेत्र के आधार पर आप जो देख रहे हैं इस चीज को बताया गया है। ठीक है, ठीक, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा मैंने बताया था विषयों के आधार पर, लेकिन जब राज्य के आधार पर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, क्षेत्र सामीप्य का सिद्धांत क्या है। एक थोड़ा सा टॉपिक इसी में आता है, क्षेत्र सामीप्य का सिद्धांत क्या है, क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछता है कि है क्या है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें ये क्या बताया गया है, मैंने अभी आपको बताया कि कोई विधानमंडल अपने राज्य क्षेत्र जो उसका दायरा है, अपने राज्य क्षेत्र और उससे किसी भाग के लिए अपने राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, अपने राज्य क्षेत्र के वास्ते बाहरी क्षेत्र दूसरे राज्य के लिए कानून नहीं बना सकता। ठीक है, अपने राज्य के बाहर, ठीक है, किसी अन्य राज्य क्षेत्र के लिए कानून नहीं बना सकता। इतना तो आपको पता है। ठीक है, ये चीज जो है आपको पता है कि भैया कोई भी स्टेट है वहां का जो विधानमंडल है अगर कानून बनाता है तो सिर्फ अपने स्टेट के लिए बनाएगा, अपने राज्य क्षेत्र के लिए बनाएगा, उसके किसी भाग के लिए बनाएगा। ऐसे यूपी का विधानमंडल है, अगर यूपी का विधानमंडल कोई कानून बनाता है तो सिर्फ वो अपने राज्य क्षेत्र के लिए कानून बनाएगा, किसी दूसरे के लिए नहीं बनाएगा। वो किसी दूसरे राज्य क्षेत्र के लिए कानून नहीं, बल्कि यूपी का विधानमंडल अपने यहाँ कानून बना रहा है तो बिहार के लिए बना देगा, नहीं कर सकता। लेकिन ये जो थ्योरी है इसे हम अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं, क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत। इसमें ये क्या बताया गया है, इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि अन्य राज्य क्षेत्र में लागू हो सकती है। ठीक है, क्षेत्रीय सामीप्य का जो सिद्धांत है, क्षेत्रीय सामीप्य का जो सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया है, उसमें यह बताया गया है किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि यानी कानून, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई जो विधि है वह किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र में लागू हो सकती है। वह किसी अन्य राज्य क्षेत्र में लागू
हो सकती है, ये उसे बताया है। ये एक्सेप्शन है कि कोई भी राज्य जब कानून बनाएगा, उस राज्य का विधानमंडल तो अपने राज्य के लिए बनाएगा, अपने राज्य क्षेत्र के लिए बनाएगा। लेकिन क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी राज्य का विधानमंडल अगर कानून बनाया है तो वो अपने राज्य के साथ साथ बाहरी राज्य क्षेत्र के लिए भी लागू हो सकता है, यदि उस कानून व उस विधि बनाने वाले राज्य और विधि की वस्तु विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध हो। यदि उस विधि को बनाने वाले राज्य, यदि उस विधि यानी कानून को बनाने वाले राज्य, ठीक है, उस विधि को बनाने वाले राज्य और उस विषय वस्तु, जिस विषय पे कानून बनाया गया है, और विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध हो। जी हाँ, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, कि अगर कोई राज्य कानून बनाता है तो अपने राज्य क्षेत्र के लिए कानून बनाएगा, किसी अन्य राज्य क्षेत्र के लिए कानून नहीं बनाएगा। लेकिन क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी स्टेट जब कानून बनाएगा अपने राज्य क्षेत्र के लिए बनाएगा, लेकिन वही कानून अन्य राज्य के क्षेत्र में भी लागू हो सकता है अगर उस कानून को बनाने वाला राज्य और उस कानून की विषय वस्तु में अगर वास्तव में कोई संबंध है, तो उसे मिलता जुलता है तो वो लागू कर सकता है। ये है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। यही है क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत, एक्सेप्शन। तो विधायी संबंधों में हमने ये देखा कि केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध है, दो प्रकार के हैं, राज्य क्षेत्र के आधार पर और विषय के आधार पर। तो राज्य क्षेत्र के आधार पर आपने देखा ये संबंध है, ठीक है, ये है। अब दूसरा है विषय के आधार पर। दूसरा क्या था? विषयों के आधार पर। विषयों के आधार पर केंद्र राज्य में विभाजन या संबंध। तो विषयों के आधार पर जब हम बात करते हैं, ये तो सबसे आसान है, इसको आप सभी लोग पढ़े भी हैं, जानते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता होगा कि विषयों के आधार पे तीन तरह की सूची बताई जाती है। तीन तरह की सूची बताई जाती है, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, ये बताया जाता है, ठीक है। तीन तरह की सूचियां जो है बताई जाती है। संघ सूची के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसे बात करें संघ सूची के बारे में, तो मूलतः इसमें 97 सब्जेक्ट है। नॉर्मली हम 97 जानते हैं कि गणना की दृष्टि से 99 है। राज्य सूची के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 66 सब्जेक्ट है, 67 है, लेकिन नॉर्मली जो पढ़ते हैं तो 61 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो ये अलग है, और इसके अलावा अवशिष्ट अलग है। तो समवर्ती सूची में नॉर्मली 47 विषय है। तो संघ सूची में जो विषय होते हैं उस पर विधि बनाने का जो राइट है, जो कानून बनाने का जो अधिकार है, वो संघ सरकार को है। संघ सरकार का मतलब यूनियन गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट को है। राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, ठीक। समवर्ती सूची के विषय पे राज्य और केंद्र ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, मिलकर कानून बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया, मतभेद होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई विधि क्या होगी? मान्य होगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाया रहेगा वही विधि मान्य होगी, याद रखिएगा।
ये तो मैंने एक नॉर्मल तरीके से बताया आपको, विषय के आधार पे इस तरह से शक्तियों का विभाजन है, इतना तो आप सब जानते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिनको हम बोलते हैं अवशिष्ट विषय, बचे हुए सब्जेक्ट। अवशिष्ट विषय क्या होते हैं, बचे हुए सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, रेसिड्यूरी जिसे बोलते हैं, ठीक, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। अब रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। अवशिष्ट का मतलब होता है रेसिड्यूरी, यानी जो बचे हुए सब्जेक्ट है। कौन से सब्जेक्ट है, जो बचे हुए सब्जेक्ट है। बचे हुए सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि भैया देखिए, जब हमारे देश का संविधान बना, सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो सारे विषयों को डिवाइड कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो उस समय नहीं थे बट आज हैं। अब अगर आज वो सब्जेक्ट्स हैं तो उसको किस में रखा जाएगा, इसीलिए अवशिष्ट विषयों की सूची अलग बनाई गई। और आर्टिकल नंबर 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया कि बचे हुए विषयों पर कानून कैसे बनाया जाएगा, कौन बनाएगा। तो अवशिष्ट विषयों पर जो कानून होगा वो संसद बनाती है, ठीक है, संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, ठीक है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में राज्यों के पास है, ठीक है, लेकिन भारत देश में ये क्या है, संघ सरकार के पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा आप सभी को पता है कि और भी राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची का जो विषय है, कुछ ऐसे ही प्रोसीजर बताए गए हैं कि राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा पार्लियामेंट में, आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको अच्छे से याद होगा कि आर्टिकल नंबर 249 के बिहाफ पे अगर राज्यसभा, जो सेंट्रल में होती है, केंद्र में होती है, केंद्र में 2 सदन होते हैं संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें यह बताया गया है कि अगर राज्यसभा, ठीक है, अपने सदन से 2/3 बहुमत से या प्रस्ताव पास कर दे, अगर सिर्फ राज्यसभा अपने सदन से, यानी राज्यसभा में जितने मेंबर होंगे, 245 है प्रेजेंट टाइम में, जितने मेंबर होंगे उसके 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची, जिसपे कानून राज्य की सरकार बनाती है, विधानमंडल बनाता है, कि राज्य सूची में लिखा हुआ विषय ये राष्ट्रीय महत्व का है, तब जाकर के उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो उस राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना लेगी। यानी यहाँ पे शक्तियों की बात करें तो राज्य यहाँ पे पावरफुल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, नेशनल इमरजेंसी लग जाए, आर्टिकल नंबर 352 आपने पढ़ा होगा, आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद संख्या 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं उसे। और आर्टिकल नंबर 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो अगर राष्ट्रीय आपात लग जाए, नेशनल इमरजेंसी अगर लग जाए, तो ये पावर है संसद को अनुच्छेद 250 के आधार पे, संसद राज्य सूची में जो विषय है उस पर वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है। आर्टिकल नंबर 250 में बताया गया है कि नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकता है। लेकिन जो वह कानून बनाएगा, इस चीज को भी याद रखिएगा, जो वह कानून बनाएगा ना, वो कानून जब बनाएगा तो उसके बाद जब
आपातकाल समाप्त हो जाएगा, समाप्ति के 6 महीने के बाद वो लागू नहीं रहेगा। ठीक है, 6 महीने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से, यानी अगर हम देखा जाए केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल दिख रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल दिख रहा है। केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट ही क्या हो रही है, संघ सरकार ही सबसे ज्यादा पावरफुल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विषयों के आधार पर ये होता है। ठीक है, इसके अलावा और अगर बताएं तो आर्टिकल नंबर 1252 है, 252 252। ठीक है, अगर मान लीजिए 2002 से अधिक अगर मान लीजिए इसमें बताया गया है यदि 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक जो राज्यों के जो विधानमंडल हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल हैं, इसमें यह बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो विधानमंडल है, अगर ये अपने सदन से यह संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची पर कानून संघ सरकार बनाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार बनाएगी, ऐसा अनुरोध करें। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य का विधानमंडल अपने राज्यों के विधानमंडल से ये संकल्प पारित कर दे और संसद से रिक्वेस्ट करे कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए, 2 या 2 से अधिक राज्यों का विधानमंडल अगर संकल्प पारित कर दे और संसद से अनुरोध करे कि सर आप राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएं, तो ऐसी सिचुएशन में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये भी है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो चीजें दिख रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि रिलेशन के मामले में दोनों जो है केंद्र सरकार भारी पड़ेगी। ठीक, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ये तो पहला संबंध हो गया। अब हम दूसरा संबंध पढ़ते हैं। प्रशासनिक संबंध। हम दूसरा संबंध पढ़ते हैं, प्रशासनिक संबंध। ठीक है, अब प्रशासनिक संबंध क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में इसका जिक्र जो किया गया है अनुच्छेद संख्या 256 से 263 में है। ठीक, भाग 11 में ही है। अनुच्छेद संख्या 256 से लेकर के 263 तक ही है प्रशासनिक संबंध। 256 से लेकर के 263 तक है। अब 256 से लेकर के 263 तक है। इसमें क्या बताया गया है, देखिए जब इसके बारे में बात करते हैं, भारत संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध के बारे में जब बात करते हैं, तो दोनों के बीच में जो संबंध होगा उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 वर्गों में विभाजित किया गया है इसको भी। पहला है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण वाले उपबंध। राज्यों के ऊपर भी संघीय नियंत्रण वाले उपबंध, ये है। ये आप देखिए, दूसरा है राज्यों में परस्पर समन्वय। दूसरा है राज्यों में परस्पर समन्वय स्थापित करने वाले उपबंध। तो 2 हैं, राज्यों के ऊपर भी संघीय नियंत्रण वाले उपबंध और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने वाले उपबंध। इस 2 तरीके से प्रशासनिक संबंधों के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखेगा। तो हम दोनों को बारे में पढ़ेंगे। पहला जैसे आप पढ़ रहे हैं संघीय नियंत्रण वाले उपबंध, राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण वाले उपबंध। ठीक, संघीय यानी यूनियन नियंत्रण वाले उपबंध
तो संघीय नियंत्रण वाले उपबंध, अब इसमें क्या बताया गया है, संघीय का मतलब होता है यूनियन। इसमें बताया गया है, इसमें केंद्र सरकार को राज्यों पर नियंत्रण हेतु शक्ति दी गई है। इसमें इसमें क्या बताया जाता है, इसमें केंद्र सरकार जो है, उस केंद्र सरकार को राज्यों के ऊपर नियंत्रण की शक्ति जो है दी गई है। तो राज्यों के ऊपर कैसे नियंत्रण रखेगा, ये केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर कैसे नियंत्रण रखेगा, उसी चीज के बारे में इसमें बताया गया है। अब जैसे इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया ये गया है कि भैया केंद्र सरकार को ज्यादा पावर है। तो बोला गया भैया बताइए ना क्या कर सकता है। तो जैसे पॉइंट वाइज देखते हैं, अनुच्छेद संख्या जो आपका आता है 256, आर्टिकल नंबर 256, इसमें यह बताया गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, ठीक है, के पालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। ठीक, क्या बताया गया है, दो बातें हैं, संसद द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उन कानूनों और राज्यों में पहले से जो विद्यमान कानून है, कानूनों के पालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। ये होता है, ठीक है, कि अगर संसद ने, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है या फिर उस राज्य में ही कोई कानून है, तो ऐसे कानूनों का पालन करने के लिए केंद्र राज्य को निर्देश दे सकती है कि भैया ऐसा है, हमने ये कानून बनाया है और तुमको उसका क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 256 में। तो देखिए टॉपिक का नाम ही क्या था कि प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्य के बीच में, राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण। तो ये पहला यही वाला पढ़ रहे हैं, कि राज्य के ऊपर जो यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल का जो कंट्रोल होता है कैसे होता है। तो आर्टिकल नंबर 256 कहता है कि संसद ने अगर कोई कानून बनाया है तो उसका पालन करने के राज्यों को निर्देश दे सकता है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन सा है, इसके अलावा जैसे बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ बताऊं जो इंपॉर्टेंट है उसे जानते रहिए। जैसे अनुच्छेद संख्या 351 है। अब इसमें क्या कहा गया, हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हिंदी भाषा के हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। जी हाँ, जो हिंदी लैंग्वेज है, इस हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस, निर्देश जो है दिए जा सकते हैं कि भैया हिंदी भाषा को आप डेवलप करिए। यहाँ पर भी राज्य पर संघ यानी यूनियन का, सेंट्रल का नियंत्रण आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या रखेगा। उसके अलावा जैसे आता है आर्टिकल नंबर 353। अब आर्टिकल नंबर 353 क्या कहता है, जब आपात घोषणा लागू रहती है तो केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। ठीक है, जब क्या कहते हैं, आपात की उद्घोषणा लागू रहती है, जब आपात की उद्घोषणा
लागू रहती है तो केंद्र राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह वह अपनी अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस रीति से करेगा, किस रीति से करेगा। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 353 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 353 ये कहता है कि भैया अगर सपोज दैट, मान लीजिए जब आपात की उद्घोषणा लागू रहती है, इमरजेंसी लगी हुई है, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का उपयोग किस रीति के अंतर्गत करेगा, मतलब किस मैनर से वो करेगा। कार्यपालिका शक्ति का आप सभी को पता है 3 संस्था होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का मतलब होता है उस कानून को लागू करना, और जुडिशियरी न्यायपालिका का मतलब होता है दोनों पे कंट्रोल करना। कार्यपालिका को दूसरे शब्दों में कहते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद क्या होता है? हमारे यहाँ चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, कैबिनेट, स्टेट और डिप्टी। कैबिनेट मिनिस्टर राज्य मंत्री और उप सहायक मंत्री, और तीनों प्रकार के मंत्रियों के समूह को कहा जाता है मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वही कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति अपने हिसाब से प्रयोग करती है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आर्टिकल नंबर 353 के बिहाफ पर जब इमरजेंसी लागू रहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये कह सकती है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल वो कैसे करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे आर्टिकल नंबर 355 है, इसमें क्या बताया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य की सरकार, राज्य की जो सरकार है, जो राज्य की सरकार है संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार चलाई जाए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगी। केंद्र किसी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है। ऐसे मामले में केंद्र जो है किसी भी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है। ये याद रखिएगा, ये कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलेगी, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए भी केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है। इसके अलावा अगर सपोज दैट मान लीजिए जब देश में अगर आर्टिकल नंबर 360 अनुच्छेद 360 के आधार पे अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है, जो कि आज तक हमारे देश में लगा नहीं है, अगर लग जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ठीक है, दे सकती, याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन सी चीजें आती है, जैसे आर्टिकल नंबर
275 275 संसद राज्यों को संसद संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार निर्देश दे सकती है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार निर्देश दे सकती है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार, अरे निर्देश बोल रहा हूं मैं, आवश्यकता अनुसार अनुदान दे सकती है। जी हाँ, अनुदान जो है दे सकती है। ग्रांट इन एड, अनुदान देते समय संसद राज्यों को कुछ शर्त लगाएगी और उनके खर्चों को नियंत्रित कर सकती है। तो राज्यों को उनको पैसा, बजट में जो पैसा मिला किसी राज्य को 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी सहायता के रूप में केंद्र राज्यों को अनुदान दे सकती है। केंद्र राज्यों को क्या दे सकती है? अनुदान दे सकती है। ठीक है, उसमें नियंत्रण शर्त भी लगाएगी कि आप अपने खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। ये आपने देखा, जितनी बातें मैंने आपको बताई, देखिए प्रशासनिक संबंधों के बारे में हम बात कर रहे थे केंद्र राज्य के बीच में, तो उसमें दो तरीके का था। संघीय राज्यों के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट वाले जो नियंत्रण होते हैं वो संबंध क्या है, उपबंध क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकती है। अब राज्यों के बीच में आपस में सामंजस्य कैसे स्थापित होता है, उसके भी कुछ उपबंध दिए गए हैं। अब उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राज्यों के बीच में, यानी परस्पर समन्वयकारी उपबंध। समन्वयकारी उपबंध कि राज्यों के बीच में परस्पर समन्वय कैसे स्थापित होगा, उससे जुड़ा हुआ कुछ बातें इसमें बताई गई हैं। जैसे इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपस में संविधान द्वारा कुछ उपबंध ऐसे किए गए हैं कि राज्य और केंद्र के बीच में संबंध स्थापित किया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें आप में तमाम चीजें आती हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, आर्टिकल नंबर 261, अब इसमें क्या कहा गया है? केंद्र और प्रत्येक राज्य की जितने भी सार्वजनिक क्रियाकलाप होंगे, केंद्र और राज्य की जितने भी सार्वजनिक पब्लिक एक्ट्स होंगे, जितनी भी उनकी पब्लिक क्रियाएं होंगी, वो और जितने भी केंद्र और राज्य के रिकॉर्ड होंगे, अभिलेख होंगे, तथा जितनी भी न्यायिक कार्यवाहियां हुई होंगी जुडिशरी के थ्रू, उसको समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी। भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या उसके आदेश उस राज्य के भीतर सभी स्थानों पर लागू होंगे। फिर से बता रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों केंद्र के बीच में, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में परस्पर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आर्टिकल नंबर 261 में यह बताया गया है, कहा गया है कि सेंट्रल यानी संघ और राज्य के जितने भी सार्वजनिक क्रियाकलाप हैं, जितने भी उनके रिकॉर्ड हैं, जितनी भी उनकी न्यायिक कार्यवाहियां हैं, उनको समस्त भारतीय क्षेत्र में, पूरा भारत क्षेत्र में पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी और किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन को उस राज्य के भीतर सभी स्थानों पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, निष्पादित किया जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, इस चीज को अच्छे, ये एक होता है ये। उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 262 है, अनुच्छेद 262, ठीक है, जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अगर जल संबंधी विवाद है, ठीक है, जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, जी हां,
जल संबंधी विवादों को लेकर के जो न्याय किए जाते हैं उसके बारे में से बताया गया है कि जल संबंधी विवादों से जुड़े हुए क्या न्याय हो सकते हैं। ठीक है, तो जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 262 के बिहाफ पे कि संसद विधि द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच नदियों, घाटियों या जलाशयों के जल के प्रयोग, उसका वितरण, उसका नियंत्रण, उससे संबंधित न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। ठीक है, कौन कर सकती है, संसद। कौन कर सकता है, संसद। पार्लियामेंट जो है पावर दी गई है कि विभिन्न राज्यों के बीच नदी, घाटी, जलाशयों का जो जल है उसका प्रयोग करना, उसका बंटवारा करना, उस पर कंट्रोल करना, उनसे संबंधित विवाद है उसके लिए न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, इस चीज को अच्छे से याद रखें। ये परस्पर समन्वयकारी वाले जो होते हैं, संबंध होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है आर्टिकल नंबर 263। आर्टिकल नंबर 263 वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतरराज्यीय परिषद। ठीक, अंतरराज्यीय परिषद। अब अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है आर्टिकल नंबर 263 के बिहाफ पे, इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद जो होता है आर्टिकल नंबर 263 अंतरराज्यीय परिषद, ये राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा क्या होता है, इसका गठन होता है। प्रेसिडेंट द्वारा क्या होता है, इसका गठन होता है। देश का राष्ट्रपति इसका गठन करता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए कि इसके गठन से सार्वजनिक हित हो सकता है तो वह उसका गठन करेगा। अगर राष्ट्रपति को यह लग जाए कि इसके गठन से जो है तो सार्वजनिक हित होगा, पब्लिक यानी लोगों की भलाई होगी, तो राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, करता भी है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना, राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उस पर सलाह देना, ये होता है, ये सब काम होता है कि राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, जी बिल्कुल पीएस और जी, राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जांच करना और उससे जुड़ा हुआ आदेश, सलाह देना, ये भी। तो ये कुछ ऐसे प्रोसीजर है आर्टिकल नंबर 261, आर्टिकल नंबर 262, आर्टिकल नंबर 263, ये कुछ ऐसे प्रोसीजर है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने वाली बात जो है की गई है। इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी थी केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों पर विचार करने के लिए तमाम समय समय पे कमेटियां बनाई गई, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों, ठीक है, संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर कई समितियां भी बनाई गई। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना होगा शीतलवाड़ समिति। ठीक है, शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति, ये भी सुना होगा आपने। सरकारिया आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, सरकारिया आयोग वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो समितियां हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच में रिलेशन को कैसे मजबूत किया जाए
उस पर विचार करने के लिए समय समय पर तमाम तरह की समितियां जो है बनाई गई है। अब जैसे आप देख रहे हैं शीतलवाड़ी समिति, कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के अध्ययन करना, उस पर सुझाव देने हेतु तो समिति बनाई गई थी। 1966-69 की बात है। राजमन्नार समिति, तमिलनाडु सरकार ने पीवी राजमन्नार सर थे, उन्हीं के नाम पे ये कमेटी बनाई थी 1969 को। 1969 को ये कमेटी बनाई थी, ठीक है। या किसके लिए? कि भैया राज्यों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, सुझाव देने के लिए, कि राज्यों को और स्वतंत्रता मिले, इसके लिए क्या सुझाव दें। सबसे इंपॉर्टेंट है सरकरिया आयोग 1983 में, ठीक है। 1983 में 24 मार्च 1983 में ये सरकरिया आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सरकरिया आयोग, ठीक है। केंद्र और राज्य के संबंधों पर विचार करने के लिए जो सरकरिया है, इनका नाम था रणजीत सिंह सरकरिया, ठीक है। उन्हीं की अध्यक्षता में बनाई गई थी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा। और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था केंद्र और राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में कोई संशोधन ना तो उचित है ना आवश्यक है। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंधित संवैधानिक प्रावधान है केंद्र और राज्यों के बीच में, उसमें कोई संशोधन करना ना तो उचित है ना कोई आवश्यक है, सरकारी आयोग ने कहा था। यानी ये सारी कमेटियां केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन को लेकर के बनाई गई थी। इस तीनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई, आर्टिकल 261, 262, 263 और ये कमेटियां, ये सब राज्यों के बीच में है, इस चीज को लेकर बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा और भी था, केंद्र राज्य संबंधों में पुनर्विचार के लिए एम पुंछी आयोग बनाया गया था। एम पुंछी आयोग बनाया गया था, जस्टिस साहब थे। जी हाँ, जस्टिस साहब। केंद्र और राज्यों के बीच में जो रिलेशन है उस पर पुनर्विचार करने के लिए 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। मदन मोहन पुंछी ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इसका निर्माण इसीलिए किया गया था कि सेंट्रल और स्टेट के बीच जो रिलेशन है उस पर पुनर्विचार किया जाए। तो ये सारी समितियां आर्टिकल नंबर 261, आर्टिकल नंबर 263, आर्टिकल नंबर 262 और साथ ही साथ समय समय पर ये कमेटियां राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने वाली चीजों को दर्शाती है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, ये केंद्र और राज्य के संबंध तीन तरीके से, हमने ये देखा। हम चलते हैं वित्तीय संबंध पे। केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ, क्लास में बताएं, ठीक है, करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है, वित्तीय संबंध है, वो कैसे है। भारत देश के संविधान में इसका जिक्र किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 12 में, ठीक है। 268 से लेकर के 281 तक है, ये इसे पीछे बताया गया है, ठीक। तो 268 से लेकर 281 के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसका जिक्र जो है किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें है। भारत में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों की दो विशेषताएं हैं, दो विशेषताएं इसमें भी आती है, ठीक है। भारत में केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों को लेकर के दो विशेषताएं हैं। पहला, संघ और राज्य के बीच में कराधान की शक्तियां, संघ और राज्यों के बीच में कराधान की
शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन टैक्स को लेकर के टैक्स, और संघ और राज्यों के बीच में राजस्व का विभाजन। ठीक, संघ और राज्य के बीच में रेवेन्यू यानी राजस्व का विभाजन। रेवेन्यू, सरकार को जो इनकम होती है, रेवेन्यू मिलता है, केंद्र और राज्य में कैसा बांटा जाता है, किस तरीके से, उसके बारे में से बताया गया है। तो दो तरीके से, पहला इससे है संघ और राज्यों के बीच में कराधान की शक्तियों का विभाजन, टैक्स लगाने वाली शक्तियों का बात कर रहा है। इसमें क्या हुआ, तो कराधान की शक्तियों का विभाजन, पहले इसको देखते हैं। कराधान, कराधान की शक्तियों का विभाजन। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है, उनके बीच में जो विभाजन है, इसके बारे में क्या बताया गया है। कराधान की शक्ति मतलब बताया गया है कि पहली बात तो ठीक है, इसमें से एक चीज याद रखिए, कर जो है आर्टिकल नंबर 265, इसमें सीधे सीधे कहा गया है कर, यानी जो टैक्स है, यानी जो कर है, विधि के प्राधिकार से ही लगाया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा, विधि द्वारा ही होगा। ठीक है, विधि द्वारा ही, ठीक है, ये लगाया जाएगा, विधि द्वारा ही ये वसूला जाएगा, अपनी मर्जी से ऐसे नहीं। ठीक, विधि द्वारा ही होगा, कानून के द्वारा ही होगा। अब इसमें क्या बताया गया है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों की बात, कराधान की बात आती है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि संविधान में बताया गया है केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न विषयों के संबंध में कर लगाने की शक्तियों का पूरी तरह से विभाजन है। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं जो कर है, वो अलग है, वो अलग है। तो जैसे इसमें बताया क्या गया है, संघ सूची में वर्णित विषयों पर, ध्यान सुनिएगा, संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार संसद को है, केंद्र सरकार को। संघ सूची, तीन तरह की सूचियां होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो होती है, उस पे जो टैक्स, विषयों पर टैक्स लगाया जाएगा, वो अधिकार संसद में लिखा, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, केंद्र को दिया गया है। केंद्र मतलब वही सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र को दिया गया है, भैया आप लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ये यूनियन टैक्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आते हैं, और राज्य सूची के विषयों पर जो होता है उसमें राज्य सरकार लगाती है। ठीक, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया, वो संघ और राज्यों के बीच में राजस्व का विभाजन। ठीक, दूसरा सबसे यही इंपॉर्टेंट है, ये राजस्व यानी रेवेन्यू का जो होता है, जो विभाजन है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, संघ द्वारा लगाए गए करों से प्राप्त राजस्व का संघ और राज्यों के बीच में विभाजन होता है। भाई इसमें जो बताया गया है, मैं आपको बताऊं कि संघ द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं, संघ द्वारा लगाए गए करों का संघ और राज्यों के बीच विभाजन होता है। जो संघ टैक्स लगाता है, उस संघ जो टैक्स लगाता है, जो कर लगाता है, उससे जो राजस्व मिलता है, करों के राजस्व, राजस्व मतलब रेवेन्यू। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाया है, उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है, जो इनकम हो रही है,
उस रेवेन्यू को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, और यह प्रावधान अनुच्छेद 268 से 272 में दिया गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद 268 से 272 में दिया गया है कि केंद्र द्वारा टैक्स लगाएगा, केंद्र रेवेन्यू होगी तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों बटेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद भारत देश के संविधान में एक संशोधन हुआ था, 80वां संवैधानिक संशोधन 2002, 80 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें अरे हड़बड़ी में कहा बोल दे रहा, 2000 है, खाली 2002 बोल दिया। अब इसमें 80वां संवैधानिक संशोधन सन 2000 जब हुआ तो इसमें क्या बताया गया कि राजस्व विभाजन संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन किए जाएंगे। ठीक है, जो रेवेन्यू से जुड़े हुए प्रावधान हैं, प्रोसीजर है, ठीक है, उन प्रावधानों में क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा कि रेवेन्यू सरकार को जो मिलती है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा, राजस्व संबंधी प्रावधानों में कुछ चेंज किया जाएगा। शिवम गोंड जी, अच्छा शिवम गोंड जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो अभी कर दीजिए मैसेज 96 28 95 92 37। संस्था का नंबर फिर बोल रहा हूं, मैं आपके सामने बोल दे रहा हूं टेक्निकल टीम को, 96 28 95 92 37। ठीक है, आप मैसेज करिए, अभी बोल के आ रहा हूं मैं। ठीक है, ए लोकेश कमेंट पढ़िए, देखिए एक बच्चे कमेंट आया है, बायोलॉजी का एडमिशन लिया है, उसका केमिस्ट्री क्लास है, उसको मिल रही है। शिवम गोंड का लड़का है एक, तब उसने क्लास में कमेंट किया, मैंने उसको बोला मैसेज करने के लिए, मैसेज करेगा, 96 नंबर मैसेज करेगा अभी, मैंने बोल दिया है शिवम जी, आप उसे मैसेज कर दीजिए। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप उसे मैसेज कर दिए, हो सकता है एडिंग गड़बड़ी हो गई हो, आप एक बार मैसेज कर दिए, मैंने बोल दिया है, मैसेज करिएगा तभी समाधान होगा। तो राजस्व का जो विभाजन होता है उसमें 80वां संवैधानिक संशोधन 2000 को जब ये हुआ तो इस संशोधन में बताया गया राजस्व संबंधी जो प्रावधान है चेंज किया जाएगा। तो भैया बोला कि क्या चेंज किया जाएगा, इसमें यह बताया गया कि पहले जो था इसमें संशोधन में परिवर्तन करने की बात की। बोला क्या परिवर्तन होगा, इसमें कहा गया कि पहले जब 10वां वित्त आयोग लागू हुआ था, 10वां वित्त आयोग जब लागू हुआ था उसने सिफारिश की थी कि केंद्र और केंद्रीय करों से होने वाली जो इनकम है उसका 29% राज्यों के बीच में बांटा जाए। ठीक, 10वें वित्त आयोग से, 10वां जो वित्त आयोग था उसके बिहाफ में ये क्या कहा गया था कि जो रेवेन्यू है केंद्रीय करों से, जो शुल्क से, ठीक है, केंद्रीय करों और शुल्कों से जो राजस्व मिलता है उसका 29% राज्यों के बीच बांटा जाए। ये 10वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, ये 10वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी ऐसा होगा। 80वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ, 80वां 18th ये जो संशोधन हुआ तो इसके द्वारा इसमें बहुत सी चीजें कर दी गई। केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते थे उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित करों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। ये 4 वर्गों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया, ये कर दिया गया। ठीक है, कौन कौन सा था, जैसे केंद्र सरकार लगाएगी, पहला था कि केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी लेकिन वसूलेगी राज्य सरकार और यूज भी करेगी राज्य सरकार। पहला लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और वसूलेगी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट,
और यूज भी करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ये पहला प्रोसीजर था। जैसे स्टाम्प शुल्क हो गया, औषधियां पे लगाया गया शुल्क हो गया, ये सब ठीक है। दूसरा था केंद्र सरकार लगाएगी और केंद्र और राज्य दोनों इकट्ठा करेंगे और प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है, लगाएगी केंद्र सरकार टैक्स, लेकिन लेगी केंद्र और राज्य दोनों मिल करके, और दोनों मिल करके उसका यूज भी करेंगे। ये दूसरे तरीके का टैक्स है, ठीक है। इसे जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, ये आता है। तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, इकट्ठा भी करेगी, लेकिन वो राज्यों को सौंप देगी, ठीक है। तीसरा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी भी, वसूलेगी, इकट्ठा भी करेगी, लेकिन फिर सारा पैसा उठा के राज्य को सौंप देगी, चल ले जाएगी। ये भी एक तरीका है, तीसरे तरीके। चौथा क्या है, केंद्र सरकार लगाएगी, वसूलेगी भी, और उससे जो पैसा मिलेगा केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित कर दिया जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित कर दिया जाएगा। यानी ये चार तरीके से, कितने, चार तरीके से 80वां संवैधानिक संशोधन जो है बताया गया था, टैक्स का विभाजन ऐसे होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सहायता अनुदान भी देती है, ठीक है। भारत की संचित निधि से संसद को यह पावर है अनुच्छेद 275 के आधार पे कि भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता देगी, अनुदान देगी, पैसा देगी, ठीक है। ठीक, ऐसे तमाम चीजें हैं। फिर इसी में आप आगे चल के पढ़ेंगे वित्त आयोग गठन होता है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है, केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए योजना आयोग एनडीसी होता है, ये सब अलग अलग होता है। तो कुल मिलाकर के तीन तरह के जो रिलेशन होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक जो आपने देखा केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर के, जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखवाया है, और इसी हिसाब से आपकी क्लास चलेगी। बहुत से बच्चे परेशान होते थे, सर हमको थ्योरी क्लास नहीं मिल रही, हमको प्रैक्टिस क्लास नहीं मिल रही है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि अब जिस तरीके से हम क्लास लेके चलेंगे वो इस तरीके से क्लास होगी आपकी, वो ये है। तो क्या है, आप चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है, चाहे आप उत्तराखंड जीआईसी-एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो बैच मैं अब लेके आ रहा हूं वो नए तरीके से, नए तरीके से मतलब थ्योरी विथ क्वेश्चन आंसर। एक ही क्लास में आपको एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिनके आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन भी आपके उसी क्लास में कराए जाएंगे। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर और तुरंत उसका प्रैक्टिस भी, अलग से आपको दूसरी जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी यूपी में टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर होली के बाद जो आने वाली भर्ती है बीपीएससी टीआरई 4.0 उसकी तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी उत्तराखंड एमपी डीटी प्लस में किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स है, तो हमारी संस्था पे आप सभी लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट है। इसके लिए आपको करना है 96 28 95 92 37 9628 96 28 95 92 37 959237 इस नंबर पे कॉल करना है। कॉल अगर बिजी है, कुछ इशू बता, आप उस पे व्हाट्सएप छोड़िए, आपके सारी बैच की इंक्वायरी आपको मिल जाएगी। और होली के इस अवसर पर आप सभी लोगों के लिए 75% की छूट भी की गई है। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने इस चीज को देखा, ठीक है, अभी तक हमने इस चीज को देखा थ्योरी के बारे में। अब इससे जुड़े हुए मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दूं, इससे जुड़े हुए मैं आपको क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूं, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। जो आपने अभी तक पढ़ा उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं लिखा है थ्योरी विथ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, अभी आपने थ्योरी देखी, ठीक है, अब ये देखिए उससे जुड़े हुए, अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ। ये आपके उससे जुड़े क्वेश्चन आंसर है जो आपको कथन काल में देखने को मिलेंगे। दूसरा है, ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल शब्दों के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको। तीसरा क्वेश्चन आंसर का पैटर्न देखिए, कूट का भी क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा आपको।
कूट का भी क्वेश्चन आंसर जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संवैधानिक और विधितर संस्थाएं हैं। ठीक है, एनडीसी, राज्यपाल सम्मेलन, अंतरराज्यीय परिषद, आंचलिक परिषदें। अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है, अभी आपको इसको पढ़ा है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे प्रश्न जो है मैं आपको कराऊंगा। टॉपिक समाप्त, तुरंत ही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन भी उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने इसमें, इसका आंसर क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी और राज्यपाल सम्मेलन है। ठीक है भाई, तो संविधानेतर के बाद संविधान इसका जिक्र नहीं है। अंतरराज्यीय परिषद तो अभी आपने पढ़ा ना कि राष्ट्रपति इसका गठन करता है, राष्ट्रपति इसका गठन करता है। इसी तरीके से आपको अनुच्छेद के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपके लाए हैं। सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स का जो विभाजन होता है, उन संबंधी प्रावधानों को प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उनसे संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में क्या पूछ रहा है कि वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, नहीं, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। ये आंसर सही है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 डायरेक्ट प्रश्न है। ठीक है, अभी इसमें से आपने वित्त आयोग, नीति आयोग, एनडीसी, तमाम से कमीशन जो मैंने आपको समितियां बताई हैं, सरकरिया आयोग, राजमन्नार आयोग, ठीक है, अब मैंने आपको बताए हैं, लेकिन उसको एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है। क्लास 2 से 3 घंटे की आगे चलेगी। ठीक है, यह आपको देखना है। इसे लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग व संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद जो है कोई भी कानून जो है बना सकती है। संसद जो है कोई भी कानून जो है बना सकती है, तो इसमें बिना किसी राज्य की सहमति से पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ठीक है, अब देखिए, अभी अभी लास्ट मैंने आपको भारत, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध के बारे में कुछ बातें बताई हैं। उसी से प्रश्न है कि भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया वसूला जाता है या फिर उनका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, ये बताइए। अभी मैं सबसे लास्ट में बताया था मैंने, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आया हुआ है 2003 में। ठीक है, कि क्या वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया? मैंने अभी अभी आपको बताया, अभी अभी मैंने आपको बताया, भारत और संघ और राज्य के बीच में वित्तीय शक्तियों को लेकर के सबसे पहले मैंने बताया कि 80वें संवैधानिक संशोधन द्वारा बताया था, आपको याद होगा। 80वां संवैधानिक संशोधन मैंने ही बताया था कि इसके आधार पे टैक्स करों को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला बताया था केंद्र लगाएगी, राज्य वसूलेगी, इसमें स्टाम्प शुल्क भी आ रहा है। इसमें लिखा क्या है, राज्य सरकार लगाएगी वसूलेगी, गलत है। ठीक है, केंद्र लगाएगी राज्य वसूलेगी, इसमें लिखा है संघ सरकार करेगी, केंद्र सरकार नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपके जो प्रश्न है उसी तरीके से प्रश्न जो है आप, और ये एक नहीं है। देखिए, अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण होता है, देख लीजिए, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था प्रश्न। ठीक है, संघीय संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अभी मैंने आपको टॉपिक बताया था, अभी संबंधित राज्य की सहमति से। ठीक है, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे, इस आधार में भी, और राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू हो जाए तब। देखिए, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये तो आपसे कुल मिला करके अब कितने क्वेश्चन है आपके, कितने क्वेश्चन है आपके, ये देख सकते हैं। आज संडे 97 क्वेश्चन है, टोटल 97 क्वेश्चन है एक टॉपिक से आपके। इसी तरीके से हर टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊंगा। ठीक है, आशा करता हूं आप जुड़ेंगे। आज पहली क्लास थी, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, कुछ क्वेश्चन आपको दिखाए। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से अब जो क्लास हो चुका है, संडे था, ऑफिस बंद था, होली का समय भी आ रहा है, ज्यादा समय मेरे पास नहीं था, मैं खुद आया यहाँ पे, तो इसीलिए अब जो क्लास आपकी होगी कल से, उस तरह से आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर ये दिया जाएगा। तो होली पर आप सभी लोगों के लिए टीचर्स एकेडमी की तरफ से जो ऑफर दिया जा रहा है, भैया होली का त्योहार है, लेकिन होली के त्योहार होने के कारण ये नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। ठीक है, कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे ही। तो जो भी छात्र छात्राएं टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स है।
आप सभी लोगों के लिए टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होली के पावन अवसर पर बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 75% की छूट दी गई है। जी हाँ, 75% की छूट आपको दी गई है। तो अगर आप भी इसका फायदे का उपयोग करना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628959237 पर कॉल करें। कॉल अगर बिजी है तो व्हाट्सअप करें। क्या कह रहे हैं डियर? क्या पूछ रहे हैं? मनोज जी कह रहे हैं गुरु जी SST-LT में 15 गुना मिल जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं उसको देख करके क्या ही कह सकते हैं। फिलहाल अपना सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, इसे लेट भी कर रहा है। आने दीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, बहुत जल्द आ जाएगा। चलिए कल मिलते हैं, तो सभी को नमस्कार।